हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून, नमस्ते, वेलकम टू कैरियर एप्लीकेशन। आप सभी का स्वागत है अपनी कैरियर एप्लीकेशन पर। आज तो क्लास एकदम टाइम पे स्टार्ट हो गई है। बहुत-बहुत धन्यवाद भाई आप लोगों का, है ना? कि आप लोगों की दुआओं से मेरी क्लास टाइम पे स्टार्ट हो गई है। क्लास में अगर कोई दिक्कत ना आए तो टीचर वैसे ही खुश हो जाता है आधा तो, है ना? चलो, स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। जितेंद्र आ चुके, फैजान आ चुके, शिवांशु, गौतम आ चुके, विनय आ चुके, अविनाश आ चुके हैं। अविनाश कह रहे हैं अविनाश, तुम्हारा नाम नहीं लिया, आपका नाम लिया है। अमित, विनय, आशा यादव, हाँ, चेतन कुमार। देखो, केमिस्ट्री की क्लास 11 12 13 क्लास ऑफलाइन नहीं चल रही है, एरर बता रहा है बेटा, उससे टेक्निकल टीम से बात करो, है ना? चलो, स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। हम क्या पढ़ रहे थे? हम रेस्पिरेटरी सिस्टम क्वेश्चन तंत्र पढ़ रहे थे। मोस्ट प्रोबेबली आज अपना ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, कल क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नहीं होता थोड़ा बहुत बचता है, तो कल करके थोड़े से क्लासेस की प्रैक्टिस करें, खत्म कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। शिवम, श्याम कह रहे हैं चंबल की धरती से प्रणाम। अरे चंबल के गुंडो तुम हैं। चलो, स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। हम पढ़ रहे थे कल की क्लास में क्या? रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र, याद है ना? रेस्पिरेटरी सिस्टम कहां से स्टार्ट होता है? कल हमने क्या क्या पढ़ा था? रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारी नाक से ही शुरू हो जाता है। अब नाक से बनने वाले क्वेश्चन हमने कल की क्लास में पढ़े थे। उसके बाद हमने पढ़ा था नाक से जितनी भी आप एयर लेते हो, हवा लेते हो, सांस लेते हो, सारा कहां जाता है? फेरिंग्स। अभी फेरिंग्स क्या होता है आपको पता होना चाहिए। उसके बाद तीसरा हमने बताया कि फेरिंग्स से होती हुई हवा कहां जाती है? लैरिंग्स में जाती है, और लैरिंग्स होता है साउंड बॉक्स, जहां से आपकी साउंड बनती है, ध्वनि बनती है, आवाज बनती है। मैं भी बोल रही हूं तो ये जो साउंड जनरेट हो रही है वो कहां से हो रही है? वो हो रही है बेटा लैरिंग्स से। लैरिंग्स को अपना वॉइस बॉक्स कहते हैं। और कल मैंने बताया था इस लैरिंग्स के अंदर वोकल कॉर्ड्स होती हैं, स्वर रज्जुएं होती हैं। वो वोकल कॉर्ड्स जो भी हवा आती है उस हवा से वाइब्रेट होती है, उनकी वाइब्रेशन से क्या आपका साउंड बनता है, आपकी आवाज बनती है। और उसी आवाज को शब्दों में, वर्ड्स में बदलने का काम आपकी जीभ का होता है। क्या बोला है, कितना बोला है, किस लैंग्वेज में बोला है, वो आपका दिमाग डिसाइड करता है। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि लड़कों की आवाज इतनी भारी और इतनी ज्यादा आप बताओगे कि गहरी क्यों होती है? उसके दो कारण होते हैं, दोनों कारण मैंने आपको बताया था। पिच हाई किसकी होती है? साउंड की, लड़कियों की, जबकि पिच लो किसकी होती है? लड़कों की आवाज की। उसके बाद मैंने बताया था कि अब इस लैरिंग्स से जो एयर है वो एयर हमारी श्वास नली में जाती है, और श्वास नली का नाम होता है क्या? ट्रैकिया। ट्रैकिया, ठीक है। मैं कमेंट ऑफ अविनाश कुमार कह रहे हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैंने आपका नाम दो बार तो कमेंट कर लिया है। चल करें क्लास, बेटा साउंड बिल्कुल कम नहीं आ रही है, अपने फोन की सुषमा कुमारी साउंड एकदम ओके है, मैं खुद चेक करती हूं। क्लास आज मैंने क्लास स्टार्ट करने से पहले चेक करिए, सब कुछ ठीक है बेटा, साउंड आप अपनी साइड से अपने फोन का माइक्रोफोन जो भी होता है वो आप ठीक करो बेटा। ट्रैकिया। अब 4 नंबर पे, अच्छा 4 नंबर कैसा है? 1 नंबर नाक, 2 नंबर पे फेरिंग्स, 3 नंबर पे लैरिंग्स, 4 नंबर पे ट्रैकिया। अब ये ट्रैकिया क्या होता है? ट्रैकिया हमारी विंड पाइप का ही दूसरा नाम होता है। अपनी जो सांस वाली नली होती है ना बेटा, विंड पाइप, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी का दूसरा नाम होता है ट्रैकिया, श्वास नली। पाइप है बच्चों। अब ये पाइप लंबाई कितनी है इस पाइप की? 12 से 12.5 सेंटीमीटर लंबा पाइप है। कितना? 12 से 12.5 सेंटीमीटर लंबा पाइप है। हां, 12 से 13 सेंटीमीटर, किसी की हाइट ज्यादा होती है, थोड़ी सी लंबाई ज्यादा हो जाती है, हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो 12 से 12.5 सेंटीमीटर लंबा पाइप होता है गले में, उस गले वाले पाइप को हम ट्रैकिया कहते हैं। इस ट्रैकिया का काम क्या होता है? ये क्या करता है? जितनी भी हवा पीछे से आई है, एयर आई है, अभी हम ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ हवा की बात कर रहे हैं। अभी तक हवा ही आई है ना? तो ये हवा जो है, इस हवा को कहां पे ट्रांसफर करना? लंग्स में ट्रांसफर करना, फेफड़ों में ट्रांसफर करना। ट्रैकिया का काम क्या होता है? हवा को कहां पर भेजना? लंग्स में भेजना, फेफड़ों में भेजना। देखिए अब इस फोटो में, इस फोटो से आपको समझ में आएगा कि ये जो आपका ट्रैकिया है, ये रही ट्रैकिया, ये देख रहे हो, ये ट्रैकिया होती है। और फेफड़े तो दो होते हैं, और दोनों फेफड़ों को हवा चाहिए होती है, दोनों फेफड़ों को एयर चाहिए होती है। तो क्या होता है? ये ट्रैकिया ऐसे आता है, फिर आगे चल के ऐसे डिवाइड हो जाता है, इसका डिवीजन हो जाता है, इसका विभाजन हो जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों लंग्स को एयर चाहिए ना। तो क्या होता है कि इस तरीके से ट्रैकिया आगे चलकर ऐसे विभाजित हो जाती है। तो आधी एयर आपके इस फेफड़े में गई, आधी इस फेफड़े में गई। बात समझ में आई मेरी? जी हां मैम। और ये जब ट्रैकिया डिवाइड होती है तो इसके कुछ नाम होते हैं, वो हम आपको पढ़ाएंगे अभी। सुनो क्या होता है? ये जो ट्रैकिया है ना, इस फोटो में देखो आप, इसमें आप देख रहे हो इस ट्रैकिया के ऊपर इस तरीके के सी आकार के छल्ले से बने हैं, बने हैं ना? हां जी मैम। पता है ये छल्ले क्या होते हैं? ये एक कार्टिलेज की बनी हुई स्ट्रक्चर होती है। कार्टिलेज का मतलब लचीला, जैसे आपका ये बाहरी कान है, ये कार्टिलेज है। ये नाक की टिप, ये कार्टिलेज है। ये क्या काम करते हैं? ये ट्रैकिया को पकड़ के रखते हैं, ट्रैकिया को स्ट्रेंथ देते हैं, मजबूती देते हैं। अब ये सोचिए कि अगर किसी दिन बहुत ज्यादा प्रेशर से हवा आ जाए, अब सोचिए किसी दिन अगर बहुत ज्यादा प्रेशर से हवा आ जाए तो ये आपका पाइप तो फट सकता है, आपका विंड पाइप फट सकता है। तो इस विंड पाइप को फटने से बचाने का काम कौन करता है? तो हमारी श्वास नली के ऊपर ऐसे सी आकार के छल्ले लगे हुए होते हैं, और इन्हीं रिंग जैसी स्ट्रक्चर होती है ऐसी, और इन्हीं स्ट्रक्चर को हम कार्टिलेज कहते हैं, उपास्थि कहते हैं। अच्छा कौन सी कार्टिलेज? हाइलीन कार्टिलेज कहते हैं। तो आपको ऐसे बनाना है जैसे मैं बता रही हूं वैसे, कि हमारी ट्रैकिया के ऊपर ये आपका ट्रैकिया विंड पाइप है, और इसके ऊपर ऐसी सी आकार की या रिंग जैसी शेप में ऐसे छल्ले जैसे आकार की क्या पाई जाती है? कार्टिलेज। और ये स्ट्रक्चर कौन सी कार्टिलेज की बनी हुई होती है? हाइलीन कार्टिलेज की बनी हुई होती है। और लिख लेना, ये हाइलीन कार्टिलेज क्या करती है? ट्रैकिया को मजबूती देके रखती है। अगर किसी दिन अचानक से बहुत ज्यादा दाब के साथ हवा आ जाए तो ये ट्रैकिया फटे ना, है ना? तो क्या करती है ये लिखना, हाइलीन उपास्थि की कुछ संरचनाएं हमारी किसके ऊपर पाई जाती है? ट्रैकिया के ऊपर, विंड पाइप के ऊपर। और कैसी होती है ये सी शेप में होती है, लिख देना। या इनको कभी-कभी बोलते हैं रिंग्स, रिंग्स का मतलब होता है छल्ले, ऐसे कार्टिलेज की बनी हुई हाइलीन कार्टिलेज, नाम है ये कार्टिलेज का। जैसे हड्डियों के नाम होते हैं वैसे कार्टिलेज के भी नाम होते हैं, तो ये नाम है। ये क्या काम करती है? ये हमारी विंड पाइप को मजबूती देती है, ताकि कभी किसी से ट्रैकिया से आवाज आती है, ट्रैकिया से क्यों आवाज आएगी? आवाज तो लैरिंग्स से आएगी। ये कभी क्लास नहीं करी थी आपने, ना? ठीक है बच्चों, तो ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा? कौन सी उपास्थि या हमारी श्वास नली के ऊपर सी आकार की या छल्ले के आकार की, रिंग्स के आकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं? वो एक उपास्थि होती है, कार्टिलेज होती है, और कार्टिलेज कौन सी? हाइलीन कार्टिलेज। ठीक है बच्चों, तो ये होगी ट्रैकिया। ट्रैकिया की लंबाई पता लगी, ट्रैकिया का काम क्या करते हैं? अब मैंने कहा दो फेफड़े होते हैं हम लोगों में, तो ये ट्रैकिया दोनों फेफड़ों में जाके ऐसे डिवाइड हो जाती है, इसका विभाजन हो जाता है। अब कैसे डिवाइड होती है वो सुनो ध्यान से। पहले मैं आपको फोटो दिखाती हूं, फोटो में समझिए आप, है ना? फोटो में समझोगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये वाला फोटो में जूम करके आपको दिखाती हूं, है ना? कहां पे गया, कहां पे गया? ये वाला, या फिर और अच्छे से मैं जूम करना चाहूं तो ये वाला दिखाऊं आपको, या ये वाला दिखाऊं? नहीं 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 नहीं, ये भी नहीं, ये वाला। यस, ये वाला दिखा सकती हूं आपको जूम करके। देखो मैं इसको प्रॉपर जूम कर रही हूं, आपको कुछ चीजें समझाना चाहती हूं, ध्यान से समझना बच्चों। देखो ये आपका ट्रैकिया, हां जी मैम, ये ट्रैकिया ऐसे ट्रैकिया आ रही थी, जी हां मैम। तो ये ट्रैकिया दोनों फेफड़ों में जाके क्या हो गया? इसका डिवीजन हो गया, इसका विभाजन हो गया। अब ट्रैकिया आगे चलकर पतली, देखो यहां तक तो ये पाइप मोटा था, ये विंड पाइप मोटा था। अब ये आगे चलकर ऐसे पतले पतले पाइप में डिवाइड हो जाती है। देखो ये पतला पाइप, ये पतला पाइप, देख पा रहे हो? ये पतला पाइप जहां मेरा पेन चल रहा है वहां पे, ये पतला पाइप, ये पतला पाइप, जी हां मैम। और यही ट्रैकिया जब पहली बार हमारे फेफड़े में एंटर करते ही डिवाइड होती है तो इसको क्या कहा जाता है? इसको ब्रोंकाई कहा जाता है। जब ट्रैकिया पहली बार डिवाइड होती है ऐसे पतले पतले पाइप में, तो इनको क्या कहा जाता है? इनको ब्रोंकाई कहा जाता है बच्चों। ब्रोंकाई, ब्रोंकाई क्या है? ट्रैकिया का पहला विभाजन है। ट्रैकिया यानी विंड पाइप जब पतली पतली शाखाओं में बंट गया फेफड़े में जाते ही, तो उसको क्या कहते हैं? उसको ब्रोंकाई कहते हैं, ठीक है? अब ये ब्रोंकाई आगे चलकर और पतला बन रहा है, देखो जहां लाल कलर का पेन चल रहा है वहां देखना। आगे चलकर देखो और पतली पतली पाइप, और पतली पतली ऐसे ऐसे, ये देखो बहुत पतली पतली ब्रांचेस में डिवाइड होगी। और इन ब्रांचेस को बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। ये लिखा हुआ ना, ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलते हैं इसको? देखो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई या ब्रोंकस बोल रहे थे। उसके बाद ट्रैकिया दूसरी बार आगे चलकर डिवाइड होगी। देखो पहली बार तो ऐसे डिवाइड हुई, है ना? अब दूसरी बार और पतला जाके डिवाइड होगी, तो उसे बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। और लास्ट में जाके ये जो ट्रैकिया की जो शाखाएं हैं ना, जैसे पेड़ की शाखाएं होती है, पेड़ का तना होता है, तने से जस्ट मोटी सी एक टहनी निकलती है ना? फिर पतली पतली टहनियां निकलती हैं, और बाद में उन टहनियों पे क्या लगे हुए होते हैं? उन टहनियों पे पेड़ के पत्ते लगे हुए होते हैं। ठीक है, ऐसे समझो कि ये आपकी एक मोटी सी टहनी है, अब पतली पतली टहनियों में जाके, पतली पतली ब्रांच में जाके डिवाइड हो गया, उसको ब्रोंकस या ब्रोंकाई कहा। बाद में ट्रैकिया और छोटे पाइप में जाके डिवाइड हो गया, तो उसको ब्रोंक्यूल्स कहा। आई बात समझ में? और लास्ट में जो ट्रैकिया है ना, पता है ये कैसी स्ट्रक्चर में जाके डिवाइड हो जाती है? इस वाली फोटो में समझना। ये वाली फोटो, ये वाली देखो, लास्ट में जाके ट्रैकिया ऐसे देखो, ये देखो गुब्बारे जैसी स्ट्रक्चर में जाके कन्वर्ट हो जाती है, अंगूर के गुच्छे जैसी स्ट्रक्चर बना लेती है। जैसे अंगूर का एक गुच्छा होता है, उस गुच्छे के ऊपर बहुत सारे अंगूर लटके हुए होते हैं, ठीक है? ऐसे ही लास्ट में जाके ट्रैकिया ऐसी सेट जैसी, कूप जैसी स्ट्रक्चर में डिवाइड हो जाती है, और इन्हें बोलते हैं एल्वेलाई। इन्हें बोलते हैं एल्वेलाई या कूपिका, कूप जैसी स्ट्रक्चर होती है। और पता है इन्हीं को कहा जाता है सेल ऑफ लंग। ये हमारे फेफड़े की कोशिकाएं होती हैं। यही क्या है? यही आपकी फेफड़े की कोशिकाएं होती है बच्चों। तो चलो पहले लिखते हैं, फिर आगे चलकर इसके क्वेश्चन बताएंगे आपको। क्वेश्चन कैसे आएगा सुनो। ट्रैकिया का प्राइमरी डिवीजन क्या कहलाता है? पहला क्वेश्चन आता है, प्राइमरी का मतलब क्या होता है? प्राथमिक, पहला। ट्रैकिया पहली बार डिवाइड हुई तो उसको बोलते हैं प्राइमरी डिवीजन ऑफ ट्रैकिया। अब मैं ये नहीं बताऊंगी कि ट्रैकिया विंड पाइप को बोलते हैं, है ना? ये तो आपको समझना पड़ेगा। लिख दो, श्वास नली का पहला विभाजन या ट्रैकिया का प्रथम विभाजन, बात एक ही है, ठीक है? श्वास नली का प्रथम विभाजन ब्रोंकस या ब्रोंकाई, दोनों नाम सही है बेटा। क्या कहलाता है? एरो लगा के लिख देना, ब्रोंकाई कहलाता है। एग्जाम
कभी क्वेश्चन आते हैं बेटा, या इसी का नाम होता है ब्रोंकस, इसी को बोलते हैं ब्रोंकस। हिंदी में सेम नाम है बेटा, ब्रोंकस कहेंगे या हम इनको ब्रोंकाई कहेंगे, या हम इनको ब्रोंकाई कहेंगे। एक बीमारी होती है, आप सुना आपने शाहरुख खान को एक बीमारी है, शाहरुख खान बहुत ज्यादा सिगरेट पीते हैं, अब मुझे नहीं पता लेकिन पहले पीते थे, तो उनको ब्रोंकाइटिस डिजीज है। जो लोग सिगरेट ज्यादा पीते हैं, बहुत सालों से पी रहे हैं, उनको पता है उनको क्या हो जाता है, उनको ब्रोंकाइटिस डिजीज हो जाती है। क्या होता है ब्रोंकाइटिस, आगे पढ़ाएंगे आपको। दूसरा देखो, सेकेंडरी डिवीजन ऑफ ट्रैकिया। सेकेंडरी का मतलब क्या होता है, श्वास नली का दूसरा विभाजन, श्वास नली का दूसरा विभाजन क्या कहलाएगा, क्या नाम दोगे? जब ट्रैकिया ओ जाके पतली पतली ब्रांचेस में, पतली पतली शाखाओं में बढ़ जाती है, तो इसको कहा जाता है ब्रोंक्यूल्स। क्या कहा जाता है बच्चों? ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है, ब्रोंक्यूल्स। ये लो, अब लास्ट में ट्रैकिया का जब थर्ड डिवीजन होता है या टर्शियरी डिवीजन होता है, थर्ड लिख दो या टर्शियरी डिवीजन लिख दो, तीसरा विभाजन होता है आखिर में जाके जब ट्रैकिया लास्ट में डिवाइड होती है, तो बच्चों वो क्या करती है, वो अंगूर जैसी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है, और उस अंगूर जैसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं एल्वेलाई। उसे क्या कहते हैं? कुपिका कहते हैं, उसे हम कुपिका कहते हैं। आई मेरी बात समझ में? एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा? सिंपल सा पूछेगा कि जब ट्रैकिया पहली बार डिवाइड होती है तो उसको नाम कहते हैं ब्रोंकाई या ब्रोंकस, ब्रोंकस। ट्रैकिया दूसरी बार डिवाइड होती है तो ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, और ट्रैकिया जब लास्ट में जाके ट्रैकिया का अंतिम विभाजन एल्वेलाई कहलाता है, कुपिका कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है? कुपिका कहलाता है। आगे बात समझ में? जी हां मैम। तो ऐसे आपके फेफड़ों में हवा पहुंची, सुनिए कैसे पहुंची आपके फेफड़ों में हवा, बहुत ध्यान से समझना। ऐसे ट्रैकिया से एयर आ रही थी, एयर आ रही थी, एयर गई, ऐसे करके देखो, ये ब्रोंकस में गई, ब्रोंकस से कहां गई, ये पतली पतली ब्रोंक्यूल्स में गई, ब्रोंक्यूल्स से ये लास्ट में जाके ये जो गुब्बारे जैसी, जैसे गुब्बारा है, गुब्बारे में हवा भर देते हो तो वो फूल जाता है, ठीक ऐसे ये हवा ऐसे आ गई आपके फेफड़ों में, ऐसे जाकर फेफड़ों के अंदर हवा भर गई, और फेफड़े की कहां पर हवा आ गई, आखिरी हिस्सा क्या कहलाता है, जो डिवीजन है इसका ट्रैकिया का, उसको एल्वेलाई कहा जाता है। अरे जैसे आपने सुना होगा ब्रेन की सेल्स को न्यूरॉन कहते हैं, किडनी गुर्दे की सेल्स को नेफ्रॉन कहते हैं, ब्लड की सेल्स को, खून की कोशिकाओं को आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स कहते हैं, वैसे फेफड़े की कोशिका को क्या कहते हैं? एल्वेलाई कहते हैं। और सुनो मजे की बात कि जब कोरोना आ रहा था, कोरोना आया था तो लोगों के, आपने सुना होगा कि कोरोना अगर बिगड़ गया था किसी इंसान को तो उसके फेफड़े खराब हो गए, लेकिन आपको इतना डिटेल में नहीं पता कि फेफड़ों में कहां पे जाके कोरोना इंफेक्शन कर रहा था, तो फेफड़ों में इन एल्वेलाई के अंदर जाके फेफड़ा इंफेक्शन, आपका कोरोना वायरस इंफेक्शन कर रहा था। एक बीमारी होती है निमोनिया, निमोनिया जब बिगड़ जाता है तो उससे खतरनाक बीमारी कुछ भी नहीं होती है। निमोनिया जब बिगड़ गया तो 90% इंसान की डेथ होती है। वो निमोनिया जब होता है ना, वो निमोनिया भी यही पे आके इंफेक्शन करता है बेटा, यही पे आके इंफेक्शन करता है, सब बताऊंगी मैं आपको आगे ना। क्या मेरी बात क्लियर होगी कि ट्रैकिया कैसे हवा लेके आई? तो ऐसे आप जो सांस ले रहे हो, लंबी सी सांस लो, देखो नाक, नाक से पेरिस, पेरिस से लैरिस, लैरिस से ट्रैकिया, ट्रैकिया दोनों फेफड़ों के अंदर हवा लेके हवा जाके कहां पे भर गई? हवा जाके एल्वेलाई में भर गई, ये गुब्बारों में जाके हवा भर गई। क्या होगा इसे आगे पढ़ेंगे हम। तो अब हमें पढ़ना पड़ेगा ये लंग्स क्या होते हैं, फेफड़ा क्या होता है, फेफड़े का कलर क्या है, फेफड़े का वजन क्या है, फेफड़ों का काम क्या है, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो 4 नंबर के बाद 5 नंबर लिखो, ट्रैकिया ने हवा ले जाकर, एयर ले जाकर छोड़ दी है किसके पास? हमारी लंग्स के पास। तो हमें लंग्स को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तो लिख दो फेफड़े। कितने फेफड़े होते हैं? 2 फेफड़े होते हैं बच्चों, है ना। दोनों फेफड़ों का सही काम करना जरूरी है, वन पेयर, एक जोड़ी फेफड़ा होता है आप लोगों में। फेफड़े का नेचुरल कलर क्या है, कोई बता सकता है मुझे? इसका नेचुरल कलर क्या है? हां, जो लोग सिगरेट विगरेट पीते हैं उनका तो फेफड़ों का कलर भूरा हो जाता है, काला पड़ जाता है, मैं उनकी बात नहीं कर रही। अगर आप बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, है ना, इनमें से कोई चीज नहीं पी रहे हैं, तो नेचुरल जो कलर होता है आपके फेफड़ों का वो पिंक कलर होता है। हां बेटा, पिंक कलर। फेफड़ों का जो रंग होता है ना, वो गुलाबी कलर का होता है ना, लड़कियों का फेवरेट कलर। अब ऐसा नहीं है कि लड़कों का गुलाबी नहीं होता, लड़कों का भी देखना आपको पिंकिश कलर का दिख रही है ना, दिख रही है ना सारी, ये पिंक कलर का फेफड़ा होता है आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगला अगला सुनो। जो फेफड़े होते हैं उनका वजन कितना होता है, वेट कितना होता है, कितना वजन होना चाहिए दोनों फेफड़ों का? दोनों फेफड़ों का वजन कुल मिलाकर 1300 ग्राम से 1500 ग्राम के बीच में होता है। तो मैं या तो ग्राम लिख दूं या इसको किलोग्राम में लिखूंगी तो ऐसा लिखा जाएगा। हमारे दोनों फेफड़े जो होते हैं वो 1.3 से 1.5 किलोग्राम के बीच में होते हैं। फेफड़ों के पास एक मेम्ब्रेन लगी हुई होती है, मेम्ब्रेन ऑफ लंग्स। फेफड़ों को प्रोटेक्शन देने के लिए, फेफड़ों को सुरक्षा देने के लिए फेफड़ों के बाहर झिल्ली लगी हुई होती है, और उस फेफड़े की झिल्ली का नाम होता है बच्चों, जैसे ब्रेन की झिल्ली को मेनिंजेस कहते हैं, हार्ट की झिल्ली को पेरिकार्डियम या कार्डियम मेम्ब्रेन कहते हैं, वैसे फेफड़े की रेडिश ब्राउन किडनी होती है, है ना, फेफड़ा नहीं होता है, ठीक है। हम लड़कियों में फेफड़े नहीं पाए जाते, हट क्या पढ़ के आए हुए हैं? चलो सुनो, मेम्ब्रेन ऑफ लंग्स, हमारे फेफड़ों के बाहर एक मेम्ब्रेन रहती है, उसे प्लूरा कहा जाता है, प्लूरा मेम्ब्रेन। आपसे एग्जाम में पूछे प्लूरा मेम्ब्रेन कौन से ऑर्गन की मेम्ब्रेन को कहा जाता है, किस अंग की झिल्ली का नाम प्लूरा झिल्ली है, तो क्या करके आओगे बेटा? हमारे फेफड़ों की झिल्ली दिखाऊं मैं आपको, तो ये देखिए इस तरीके से, कौन सी फोटो में दिखेगी आपको? कहीं ना कहीं तो दिखेगी प्लूरा, कौन से वाला गया, कहीं ना कहीं तो किसी स्ट्रक्चर में दिखा रखा होगा प्लूरा, नहीं दिखा रखा तो भी आपको समझना है कि आपका ये जो लंग्स है ना, इसके बाहर ऐसी एक मेम्ब्रेन रहती है, झिल्ली रहती है, और इसी झिल्ली को क्या कहते हैं? प्लूरा कहते हैं, ठीक है। ये दो फेफड़े हैं, आप समझ रहे हैं, इस फोटो से नहीं समझ में आएगा, इस फोटो से समझो। देखो आप मुझे ये बताओ, ये वाला राइट फेफड़ा है आपका, दायां फेफड़ा है, ये वाला बायां फेफड़ा है, और आपने कभी सुना है, नहीं सुना तो आज सुन लीजिए आप, कि हमारा बायां फेफड़ा छोटा होता है, दायां फेफड़ा बड़ा होता है। ऐसा क्यों होता है सुनो, जो बायां फेफड़ा होता है वो अंदर की तरफ ऐसे धंसा हुआ होता है, और उसमें यहाँ पर एक गड्ढा सा बनता है, और इसी गड्ढे में आपका हार्ट होता है बच्चों, यही पे आपका हृदय पाया जाता है, आपका हार्ट पाया जाता है। बायां फेफड़ा दाएं फेफड़े के मुकाबले में छोटा होता है, क्यों? क्योंकि जो बायां फेफड़ा होता है वो नीचे की तरफ से अंदर धंसा हुआ होता है, और धंसने से एक गड्ढा सा बनता है, इस गड्ढे को बोलते हैं कार्डियक नोच। नोच का मतलब होता है गड्ढा या भूगा, और उसी नोच के अंदर आपका हार्ट प्रेजेंट होता है। जब एग्जाम में आता है कौन सा फेफड़ा छोटा होता है तो क्या करते हो? बायां फेफड़ा। क्यों होता है? क्योंकि बाएं फेफड़े के नीचे की तरफ आपका क्या पाया जाता है? हार्ट, हृदय पाया जाता है। 300 ग्राम का आपका जो हृदय है ना, आपका हार्ट है ना, आपका दिल है ना, वो ये रहा, ये है आपका हार्ट, ऐसे बच्चों, ऐसे। तो लिख दीजिए लेफ्ट लंग इज स्मॉलर, लेफ्ट लंग इज स्मॉलर, स्मॉलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हार्ट। हमारा बायां फेफड़ा छोटा होता है क्योंकि उसके नीचे की तरफ हमारा हृदय पाया जाता है। क्या लिख दो? हृदय की उपस्थिति के कारण बायां फेफड़ा आकार में छोटा होगा बेटा, हृदय की उपस्थिति के कारण बायां फेफड़ा छोटा होता है। लेफ्ट लंग लड़का लड़की सबका छोटा है, ठीक है, बायां कारण बायां फेफड़ा छोटा होता है बेटा, छोटा होता है। आगे बात समझ में? हाँ जी मैम, आप समझ रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वो ब्रांच जिस ब्रांच में आप फेफड़ों के बारे में डिटेल में पढ़ते हो, जैसे आपने सुना होगा कि ब्रेन के बारे में स्टडी करना न्यूरोलॉजी कहलाता है, ऐसे आपने सुना होगा स्किन के बारे में स्टडी करना डर्मेटोलॉजी होता है, हार्ट की स्टडी कार्डियोलॉजी होती है। अगर आपसे पूछे स्टडी ऑफ लंग्स, अगर फेफड़ों के बारे में आप अध्ययन करते हो तो वो साइंस की कौन सी ब्रांच होती है? तो उसे बोलते हैं पुल्मोनोलॉजी। पुल्मोनोलॉजी ब्रांच में हम फेफड़ों के बारे में डिटेल में अध्ययन करते हैं, और ऐसे डॉक्टर्स जो इस ब्रांच में रिसर्च करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, काम करते हैं, वो आगे चलकर फेफड़ों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर कहलाते हैं, और उन्हें कहा जाता है पुल्मोनोलॉजिस्ट। फेफड़ों का जो डॉक्टर होता है उसे आप क्या कहोगे? पुल्मोनोलॉजिस्ट कहोगे। फेफड़ों का जो अस्पताल होता है उसको पल्मोनोलॉजी हॉस्पिटल कहा जाता है, ठीक है। तो फेफड़े का जो शब्द देखो, पल्मोनो शब्द जो होता है ना, ये पल्मोनो शब्द, इसका हमेशा और हमेशा मतलब क्या होता है? लंग्स, फेफड़ा मतलब होता है। तो फेफड़ा कहां होता है? अगर आपसे पूछे तो चेस्ट में होता है, छाती में होते हैं फेफड़े। ये जो छाती में आपकी पसलियां होती हैं, पसलियों के जस्ट नीचे की तरफ क्या होते हैं? फेफड़े होते हैं। अब बच्चों ये वाला जो फोटो है ना, इसमें देखो इन दोनों फेफड़ों के बीच में आपको गैप दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, ये वाला गैप, इस गैप का भी नाम होता है, क्या नाम दिया जाता है? दोनों फेफड़ों के बीच में हमारे गैप पाया जाता है। देखो हार्ट बताया ना मैंने, ये रहा हार्ट, ये बायां फेफड़ा है, और इसमें ये रहा हार्ट, ये रहा, देखो ये दिखा रखा हार्ट, है ना। आपसे पूछेगा कि दोनों फेफड़ों के बीच में ये वाला जो गैप बना है ना, ये गैप, इस गैप को क्या कहते हैं? इसे मीडियस स्टेनम कहा जाता है। देखो गैप बिटवीन बोथ लंग्स, बिटवीन बोथ लंग्स, दोनों फेफड़ों के बीच के स्थान को, बीच के स्थान को, दोनों आपको लिखना हिंदी में, दोनों फेफड़ों के बीच के स्थान को क्या कहा जाता है? मीडियस्टेनम कहा जाता है, मीडियस्टेनम कहा जाता है। ये लो बच्चों, अब नेक्स्ट पॉइंट सुनो, ये होगी लंग्स की बात, कि लंग्स में, अभी लंग्स का काम बताएंगे, क्या काम होता है वो नहीं बताया मैंने ना। अगला, अगर मैं आपसे पूछूं कि फेफड़ों की सेल्स को क्या कहते हैं? सेल्स ऑफ लंग्स, फेफड़े के अंदर जो अंगूर जैसी स्ट्रक्चर है उनको हम क्या बोलेंगे? उन्हें हम बोलते हैं सेल्स ऑफ लंग्स। फेफड़ों की कोशिकाओं का नाम क्या है? देखो फेफड़े के अंदर जो छोटी-छोटी सेल हैं उन्हें क्या कहा जाता है? फेफड़ों की कोशिका
कहा क्या जाता है? अगर देखो लंग्स क्या है? ऑर्गन है। ऑर्गन किससे बनते हैं? मैंने आपको बहुत पहले से पढ़ाया है। ऑर्गन हमेशा और हमेशा किससे बनते हैं बेटा? आपके सेल से बनते हैं। तो हमारे जो लंग्स के अंदर सेल होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एल्वेलाई कहते हैं। एल्वेओली या एल्वेलाई, हिंदी में एल्वेओली भी लिखा जाता है और हिंदी में इसको कभी-कभी कूपिका भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? कूपिका भी कहा जाता है। दोनों ना कूप जैसी, ऐसी कूप होती है ना तेल भरने वाली, ऐसी स्ट्रक्चर होती है, ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर होती है हमारी लंग्स में, ऐसी ब्रांचेस से बनी हुई ऐसी। और इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम एल्वेलाई कहते हैं। अंगूर के गुच्छे में जैसे बहुत सारे अंगूर होते हैं वैसे ही ठीक हमारे फेफड़े के अंदर अंगूर जैसी स्ट्रक्चर होती है, उनको एल्वेलाई कहा जाता है, उन्हें कूपिका कहा जाता है। और यही होती है फेफड़ों की सेल्स, फेफड़ों की यूनिट। अगर मैं आपसे बोलूं लंग्स का काम क्या है, तो आपने मुझे बोला मैम लंग्स का काम होता है हमारे खून में ऑक्सीजन को घोलना और बाकी गैसेस को बाहर करना। तो ये फेफड़ा नहीं करता, ये फेफड़ों की सेल्स करती हैं। जो भी जिस ऑर्गन का जो काम होता है ना वो काम ऑर्गन नहीं उसकी सेल्स करती हैं। तो बच्चों आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए था मैम कितनी सेल्स होती हैं? तो एक फेफड़े में 1 लाख एल्वेओलाई होती है। 1 लाख एल्वेलाई पर लंग है ना। एक फेफड़े के अंदर आप बताओगे बेटा 1 लाख एल्वेलाई पाई जाती है। एक फेफड़े के अंदर 1 लाख एल्वेलाई होती है। और इस एल्वेलाई के अंदर काम क्या होता है? फेफड़ों का काम क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का आदान-प्रदान। हमारे दोनों फेफड़े खून में ऑक्सीजन को घोलते हैं और खून से कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन सारी गैस को जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसे बाहर छोड़ते हैं। अगर किसी इंसान का फेफड़ा फेल हो जाए दोनों, तो हमारे खून में ऑक्सीजन नहीं घुल पाता है और हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ऑक्सीजन की कमी होने से इंसान को अटैक पड़ता है, इंसान मर जाता है। आपको बता दूं जो कोरोना वायरस था ना, वो कोरोना वायरस जब इंसान की बॉडी में फेफड़े में इंफेक्शन कर रहा था, तो उस इंसान की बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जा रही थी। इसलिए उसको ऑक्सीजन सिलेंडर पे रखा जा रहा था। है ना? तो सुनिए जरा कि एल्वेलाई या लंग्स का काम क्या है? मैंने कहा फेफड़ों का जो काम है वो फेफड़ा ही उसकी सेल्स करती हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे लंग्स का काम क्या है? फंक्शन क्या है? यानी कि फेफड़ों का काम क्या है या फेफड़ों की सेल्स का काम क्या है? तो आप क्या करते होगे? आपको करना है फेफड़ों का काम होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का आदान-प्रदान करना। कैसे करता है? अभी मैं बताऊंगी। गैसों का आदान-प्रदान करना। और ये गैस कहां पे कौन सी गैस हमारे खून में आदान-प्रदान करना प्रकार है ना? आदान-प्रदान करना। बच्चों हमारे खून में ऑक्सीजन को घोलता है, बाकी गैसेस को बाहर निकालता है। और मैं आपको बता दूं इसी लाइन को एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, लंग्स का काम होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। लंग्स का काम क्या होता है? प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। खून का शुद्धिकरण करना, रक्त का शुद्धिकरण करना। अब आप में से कुछ बच्चे आएंगे और वो बोलेंगे मैम हमने तो पढ़ा है ब्लड को प्यूरिफाई किडनी करता है। अरे किडनी ब्लड को फिल्टर करता है ना? किडनी ब्लड को फिल्टर करता है, खून को छानता है। जबकि बच्चों आप क्या याद रखना है अगर प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड पूछे, खून को शुद्ध करने का काम। अच्छा खून इंप्योर का मतलब क्या होता है? इंप्योर देखो हमारी बॉडी में दो तरीके का खून होता है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत बेसिक कांसेप्ट है ये, आपको वैसे पता होना चाहिए था, नहीं पता है फिर भी सुन लो। सुनो हमारे शरीर के अंदर दो प्रकार का खून होता है, आपको मैंने खून देखी है, मैंने लाल कलर का देखा है खून। सुनिए जरा, दो प्रकार का होता है। एक ऐसा खून होता है जिस खून के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इस खून को बोलते हैं इंप्योर, ये अशुद्ध खून है, ये इंप्योर ब्लड है। दूसरा एक ऐसा खून होता है जिस खून के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है जबकि CO2 की मात्रा की कमी होती है। और आप जानते हैं हम सब ऑक्सीजन पे जिंदा रहते हैं, बहुत बार पढ़ा चुके हैं क्यों। तो ऐसा खून जिसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा और CO2 कम हो उसे प्योर बोलते हैं बेटा। तो फेफड़े क्या करते हैं? फेफड़ा ब्लड को प्योर करता है। प्योर का मतलब क्या हो गया? खून में से CO2 को आउट करवाता है, बाहर करता है फेफड़ा। और खून में किसको घोलता है? ऑक्सीजन को घोलता है। और इसे ही कहा जाता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का आदान-प्रदान। और इसे ही कहा जाता है प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। अरे सोचो ना, खून इंप्योर था क्योंकि खून के अंदर CO2 ज्यादा था, ऑक्सीजन कम था। अब फेफड़े ने इस खून में से CO2 को बाहर कर दिया, ऑक्सीजन घोल दिया, तो खून में ऑक्सीजन ज्यादा आ गया तो खून प्योर हो गया, खून शुद्ध हो गया। तो इसे क्या कहेंगे? फेफड़ों का काम होता है गैसों का आदान-प्रदान करके और हमारे खून को प्यूरिफाई करना, खून का प्यूरिफिकेशन करना। आज के बाद कोई आपसे पूछे प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड कौन करता है? आप लंग्स बोलोगे। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, खून को छानता कौन है? आप किडनी बोलोगे। मेरी बात क्लियर हो गई है? मेरी बात क्लियर हो गई है? हाँ, अब मैं बताऊंगी कैसे करता है, कैसे करता है। तो अब जरा देखेंगे हम होता कैसा है ये कैसे हमारे खून में ऑक्सीजन आता है और कैसे हमारे खून से CO2 बाहर जाता है, वो सुनो आप। देखो मैंने कहा कि हमारी बॉडी में सबसे पहले मुझे बताओ सांस लेते हैं तो हम क्या लेते हैं? हवा लेते हैं। हवा कैसे आती है? तो हवा इस रास्ते से आती है। कौन से रास्ते से आती है बेटा हवा? नाक से फेरिंक्स, फेरिंक्स से लैरिंक्स, लैरिंक्स से विंड पाइप से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स से एल्वेलाई में हवा आ गई। एल्वेलाई गुब्बारा है, इस गुब्बारे में हवा भर गई। ये देखो जब सांस ले रहे हो तो इन गुब्बारों में हवा भर गई बेटा, हवा है ये, एयर है, अभी तक एयर है, मैं एयर की बात कर रही हूं। अब इसी एल्वेलाई के अंदर होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का आदान-प्रदान होता है। वो समझिए। फॉर एग्जांपल आप समझने की कोशिश करना, ये एक एल्वेलाई है। तो जैसा मैं एक में बता रही हूं वैसा सब में हो रहा होगा। ऐसा थोड़ी ना है कि एक में अलग काम होता है दूसरे में अलग होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे फेफड़े की सेल है, फेफड़े की कोशिका है और फेफड़े की कोशिका को नाम क्या देते हैं? एल्वेलाई या कूपिका। कितनी होती है? 1 लाख एक फेफड़े में होती है लगभग। ठीक है? अब इस एल्वेलाई में यहां से खून आता है बच्चों, बहुत ध्यान से समझना बच्चों। यहां से हमारे फेफड़े से पूरा खून आता है, फेफड़ों में खून होता है और फेफड़ों के पास खून कौन भेजता है? हार्ट भेजता है। हार्ट क्या क्यों? ताकि खून के अंदर ऑक्सीजन आ जाए। हार्ट में इंप्योर ब्लड, सुनना ध्यान से सुनना बेटा। हार्ट का मतलब होता है हृदय, हृदय ने जो इंप्योर ब्लड है, अब मुझे बताओ इंप्योर का मतलब क्या है? जल्दी से बताओ। अशुद्ध रक्त को फेफड़े के पास भेज दिया। और इंप्योर का मतलब क्या होता है? जिस खून में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है और ऑक्सीजन की मात्रा कम है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम आप बताओगे बेटा इंप्योर कहते हैं। ऐसे तो सारा का सारा जो इंप्योर ब्लड होता है बेटा वो हमारे हार्ट से फेफड़े के अंदर आता है और फेफड़े में कहां आता है? फेफड़ों की सेल्स में आता है। तो ऐसे ऐसे हमारी बॉडी में खून आ गया। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी आपके जनरल नॉलेज वाले जो आप सबको पता होगा। और यहां से मान लो हवा आई है, बाहर से आप एयर लेते हैं, सांस लेते हैं, हवा लेते हैं, तो आपने लंबा सा सांस लिया तो ये हवा ऐसे आ रही है कहां पर? फेफड़ों की सेल्स में, फेफड़ों के गुब्बारे में। मुझे एक क्वेश्चन का आंसर करो फटाक से। बाहर जो हवा होती है इस हवा में सबसे ज्यादा गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन गैस होती है। कितनी? 78% होती है, मैम लगभग हमने पढ़ा है। और बाहर वाली जो हवा होती है उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट लगभग 21% होता है। कितना ही होता है? और बाहर से जो हवा आती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होती है। कितनी होती है? एम आई राइट? है ना? आगे मेरी बात, हाँ जी मैम, ठीक है। तो आप जब सांस ले रहे हो तो ये सारी चीजें आ रही है, ये सारी चीजें आ रही है, ध्यान से देखना, नाइट्रोजन भी आ रहा है, ऑक्सीजन भी आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आ रहा है, ठीक है। अब जब हम सांस, ये सांस लेने के टाइम पे होता है, सांस लिया है आपने तो ये हवा ऐसे आके भर रही है। अब जब हम सांस छोड़ते हैं तब क्या होता है वो सुनना। ये तो हवा के आने का रास्ता था और यहीं से आप जब सांस छोड़ते हो तो ऐसे वापस गैसेस जाती हैं। अब जब ये गैसेस जाती हैं इसमें सुनो क्या होता है। क्या आप लोग जानते हो कि हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है? क्या आप लोग जानते हो? नहीं जानते हो तो सुनो। हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज होता है, अरे इसी चैप्टर की पहली क्लास में बताया था कि ग्लूकोज को ऑक्सीजन तोड़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी एटीपी के रूप में बनती है। अरे बनती है कि नहीं बनती है? आपकी मैम ने आपको ये चीज बहुत अच्छे से पढ़ाई थी। हाँ जी, इसका मतलब मैम हमारी बॉडी में भी हमारी सेल्स के पास बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जी हाँ, सुनो बच्चों ध्यान से, जब आप सांस लेते हो तो बाहर कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ कितना परसेंट है? लेकिन आपको मैं बता दूं हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है। CO2 कितना परसेंट हो जाता है? 3 से 4% हो जाता है बच्चों, 3 से 4% हो जाता है। अरे मेरी बात समझ में आई? इसीलिए मैंने कहा कि इंप्योर ब्लड वो होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है। तो ये इंप्योर ब्लड अशुद्ध रक्त यहाँ आएगा, ये खून कहाँ आया? इस हिस्से में आएगा एल्वेलाई में, ये देखो ये खून है। अब इंप्योर है, इंप्योर का मतलब आप मुझे बताओ कि इस खून में कौन सी गैस की मात्रा ज्यादा है? CO2 की मात्रा ज्यादा है, ज्यादा है कि नहीं है? हाँ जी मैम। और इसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या है? कम है, इसीलिए तो ये इंप्योर है। अब बड़ा ध्यान से समझना, बाहर CO2 की मात्रा सिर्फ 0.03% है, जबकि हमारे फेफड़ों में जो गुब्बारे हैं उन गुब्बारों में CO2 ज्यादा है। और आपने फिजिक्स में पढ़ा है एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, हवा हमेशा अपने उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ जाती है। इस प्रोसेस को डिफ्यूजन, इसे विसरण कहा जाता है। तो सुनो, यहाँ CO2 ज्यादा है, बाहर CO2 कम है। यहाँ CO2 3 से 4% है हमारी बॉडी में और बाहर CO2 सिर्फ 0.03% है। तो ज्यादा कहाँ है? यहाँ। कम कहाँ है? यहाँ। तो हमेशा एयर हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी, तो ये CO2 इस रास्ते से होता 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 बाहर जाएगा। और जब आप सांस छोड़ते हैं तो जितना आपकी बॉडी
सिर्फ CO2 था, सारा आपने बाहर छोड़ दिया। गैस CO2 बाहर, हाँ जी मैम, ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला गया। अब जब आप सांस ले रहे हैं तो आपने हवा ली और उस हवा में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है? 21%। और ये जो खून है, इस खून में ऑक्सीजन है ही नहीं, ना के बराबर है। तो यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा, यहाँ ऑक्सीजन कम है। तो एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आती है, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा इस बार इधर ज्यादा है। तो ये ऑक्सीजन जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आएगा और इस खून में ऑक्सीजन घुल जाएगा। और इस खून से जब CO2 बाहर हो गया, ऑक्सीजन अंदर हो गया, तो जब यहाँ से खून निकलेगा तो उसको क्या बोलोगे? उसे प्योर ब्लड बोलोगे। प्योर ब्लड होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा, CO2 कम। और इसी प्रोसेस को कहा जाता है डिफ्यूजन। इस प्रोसेस को कहा जाता है डिफ्यूजन, हिंदी में कहते हैं विसरण। तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है, सुनो, हमारे फेफड़ों के अंदर जो खून है, उस खून में ऑक्सीजन अंदर आता है, CO2 बाहर जाता है। कौन सी प्रोसेस है? डिफ्यूजन प्रोसेस से, विसरण विधि से। मैं एक बार लास्टली आपको समझाती हूं, बहुत ध्यान से समझना। हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, इसलिए हमारे शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग 3 से 4% होती है। जबकि बाहर जो हवा होती है, बाहर जो एनवायरनमेंट है हमारा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ 0.03% है। और हवा हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाती है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्यादा है, यहाँ पे कम है, तो CO2 हाई से लो की तरफ जाएगा, तो CO2 बाहर चला जाएगा जब आप सांस छोड़ोगे तब। और बाहर जो ऑक्सीजन होता है वो 21% होता है, और हमारे खून में जो इम्प्योर ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन ना के बराबर होता है। तो बाहर ज्यादा है, अंदर कम है, तो ये वाला ऑक्सीजन अंदर आएगा, हमारे खून में घुल जाएगा ऑक्सीजन, खून में ऑक्सीजन ज्यादा होता है, तो उस खून को आप क्या बोलते हो? उसे आप प्योर बोलते हो। तो यही तो मैंने पढ़ाया कि फेफड़ों का काम क्या होता है? प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। ऐसे खून को प्यूरिफाई कर रहे होते हैं। अब प्यूरिफाई का मतलब वैसा नहीं जैसा आप सोच रहे हो, हमारे खून में से CO2 को बाहर, ऑक्सीजन को अंदर। अब मैं इसको और अच्छे से आपको पढ़ाती हूं, सुनो। जब देखो ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना, बहुत ध्यान से समझना। ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना। अब ब्रीदिंग में आप पहले क्या करते हैं? सांस लेते हैं, तो सांस लेने का मतलब क्या होता है? इनहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब होता है सांस अंदर लेना, सांस को एक लंबी सी सांस अंदर आना, इनहेलेशन कहलाता है। और जब आप सांस बाहर छोड़ते हो तो उसको एक्सहेल करना या एक्सहेलेशन कहा जाता है। एक्सहेलेशन का मतलब होता है सांस बाहर जाना, सांस का बाहर जाना, ठीक है। अब क्या होता है, बहुत ध्यान से, यहाँ से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी कि जब आप फूंक मारते हो, है ना, तो आप क्यों नहीं बुझती है? मैं सारे आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, बहुत अच्छा। जब आप सांस लेते हो तो क्या होता है? सांस लेने से आपको याद रखना है, जब सांस लेते हैं उसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज 78% होता है। जब आप सांस लेते हो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ 0.03% होता है। जब आप सांस लेते हो तो उसमें ऑक्सीजन लगभग 21% होता है। लेकिन बच्चों, जब हम सांस छोड़ते हैं तो नाइट्रोजन 78% ही होती है। सुनो, नाइट्रोजन हमारे खून में बिल्कुल नहीं घुलती, 0.0000% भी नहीं घुलती। तो एग्जाम में पता है क्या पूछता है? वो कौन सी गैस है जिसका परसेंटेज सांस लेते समय और सांस छोड़ते समय हमेशा बराबर रहता है? तो भैया वो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन इज नॉन सॉल्युबल गैस इन ह्यूमन ब्लड। नाइट्रोजन हमारी बॉडी में बिल्कुल भी नहीं घुलता है, जितना आता है उतना वापस जाता है जब सांस छोड़ते हो आप। कोई काम नहीं है इसका, ठीक है। हिमांशु पूछ रहे हैं, हिमांशु आंसर मिल गया। जब आप सांस छोड़ते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंट कितना हो जाता है? 3 से 4% हो जाता है। और सुनो, जब आप सांस छोड़ते हो तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा पता है कितनी हो जाती है? 16%। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। मैम, हमने सांस लिया तब तो हमने 21% ऑक्सीजन लिया, जब हमने सांस छोड़ा तो हमने 16% ही ऑक्सीजन छोड़ा। क्यों मैम? बाकी का 4% कहां गया? तो लगभग 3 से 4% या 4 से 5% भी होता है कभी-कभी, ठीक है। ये जो 4 से 5% या 3 से 4% जो आपने ऑक्सीजन का डिफरेंस आया है ना, ये हमारी सेल्स ने कंज्यूम कर लिया है, ये हमारी बॉडी के अंदर ही रह गई है। तो एग्जाम में पूछता है कि हम कितने परसेंट ऑक्सीजन से काम चला लेते हैं? हम 3 से 4% या 4 से 5% ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर रह जाती है, हमारे टिश्यूज में, हमारे सेल्स में रह जाती है, फेफड़ों के अंदर जो खून है उसके अंदर घुल जाती है इतनी ऑक्सीजन। तो आपको क्या याद रखना है बेटा? आपको फैजान करें तो फिर मैं नाइट्रोजन का बेनिफिट क्या है? मैंने कब पढ़ाया नाइट्रोजन का बेनिफिट है? भाई हवा में है तो लेनी पड़ेगी फैजान, तुम्हें काम करो, फिल्टर खरीद लाओ, ऐसे फिल्टर बनाओ, पहले ऐसे बने नहीं आ सकते, लेकिन आप एक फिल्टर बना लो, जिस फिल्टर जो फिल्टर सिर्फ और सिर्फ क्या करता है बेटा? आपकी ऑक्सीजन को फिल्टर करके आपकी नाक में भेज दे। तो लगा दो, ध्यान रखोगे अपने साथ फिल्टर लेके चलना। हां, कैसी बेवकूफी बातें करते हो, ठीक है। तो बच्चों, जब हम सांस लेते हैं तो उस सांस में कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है, और जब आप सांस छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैम हमारे शरीर में भी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, उसे भी तो बाहर निकालना पड़ेगा। कैसे बनता है? तो ये देखो, बताया था ना कैसे बनता है, ग्लूकोज को टूटने से। ये देखो ऐसे, ये बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए सांस लेते समय कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाता है बच्चों, ठीक है। दूसरा सुनो, जब हम सांस लेते हैं तो उसमें उसमें ऑक्सीजन जो है वो 21% होता है, लेकिन जब सांस छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा कमी आ जाती है। कितना परसेंट बचता है? लगभग 16%। इसका मतलब है जो 4-5%, 16-17% हो सकता है, लेकिन बुक्स में एनसीईआरटी में 16% लिखा है, मैं 16% ही आपको बता रही हूं, ठीक है बेटा। तो ये वाला ऑक्सीजन हमारी बॉडी में रह गया, इसका मतलब है हमें जिंदा रहने के लिए सिर्फ 3 से 4% ऑक्सीजन चाहिए। जी हां, जी हां, बिल्कुल सही बात है, इतना ही ऑक्सीजन चाहिए। क्या मेरा पॉइंट क्लियर हुआ? तो इस तरीके से बच्चों हमारे फेफड़े के अंदर ऑक्सीजन आ जाती है, और फेफड़ों के अंदर कहां? फेफड़ों की सेल्स के पास देखो, 1 2 3 ऐसे करके एक फेफड़े में कितनी सेल्स है? 1 लाख सेल्स है बच्चों एक फेफड़े के अंदर। तो प्यारे बच्चों, ऐसे हमारे फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन जाती है। तो एक बार लंबी सी सांस लो, सब कुछ याद करो। मैंने सांस लिया तो हवा ही है, हवा में नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन सब है। ऑक्सीजन 21% है, लेकिन इसमें से 4-5% ऑक्सीजन मेरे फेफड़ों में रख लिया। सांस छोड़ो, सांस छोड़ोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड 3 से 4% हो जाती है, नाइट्रोजन एज इट इज वापस चली, क्योंकि नाइट्रोजन का कोई काम नहीं है। अब हमारी हवा में है तो भैया आएगी ना, तो तुम फिल्टर लगा लो। तो नाइट्रोजन को फिल्टर ऐसे फिल्टर लाओ तो नाइट्रोजन को छान के बाहर कर दे, आपकी नाक में जाने ना दे, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है बेटा? इस तरीके से आप बताओगे, आप कहोगे कि हमारा जो रेस्ट, हमारे लंग्स के पास क्या आ जाती है? पूरी की पूरी हवा आ जाती है। जब एक एल्वेलाई में ऐसे हो रहा है तो सारी की सारी एल्वेलाई में ऐसे होता है। जी हां, अब सुनो, कोरोना वायरस पता है यहां आ रहा था, कहां से आ रहा था? नाक से। वायरस कहां से? नाक मुंह से कहीं नहीं आ रहा था, कोरोना वायरस आ रहा था, है ना। इसे तो हम मास्क लगा के रखते थे, तो कोरोना वायरस मान लो आपके नाक से आ गया, तो नाक से कहां जाएगा? फेरिंग से जाएगा, लैरिंग से जाएगा, विंड पाइप से होता कोरोना वायरस यहां आ गया था, यहां पहुंच गया था। ये इतना डेंजर सा कोरोना है, ये कोरोना है बेटा, ये वाला, है ना। और पता है क्या कर रहा था? कि इस फेफड़े की एल्वेलाई के अंदर इंफेक्शन कर रहा था, यहां पर अपनी फोटोकॉपी बना रहा था और इसको संक्रमित कर रहा था, और इस एल्वेलाई के अंदर जो खून है ना, इस खून के अंदर इंफेक्शन कर रहा था। अब सोचिए जब कोरोना यहां आके बैठ गया, है ना, तब धीरे धीरे इस पेशेंट के अंदर, इस मरीज के अंदर कौन सी प्रोसेस नहीं होगी? डिफ्यूजन की नहीं होगी, और डिफ्यूजन की नहीं होगी तो इस पेशेंट के शरीर में धीरे धीरे किसकी कमी होने लग जाएगी? ऑक्सीजन की, क्योंकि भैया इसी प्रोसेस से तो ऑक्सीजन आता है खून में। तो इस पेशेंट के अंदर कोरोना ने यहां पे आके इतना सारा आतंक मचाया, इस एल्वेलाई के अंदर आके इंफेक्शन करा, जिसकी वजह से इस पेशेंट की बॉडी के अंदर धीरे 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 ऑक्सीजन लेवल कम आता गया, आता गया। डॉक्टर ने कहा, एक ऑक्सीमीटर डिवाइस थी, है ना, सबने खरीदी हुई कोरोना वायरस के समय, उंगली पे लगा रहे थे। तो बेटा ऑक्सीजन तो इसको भी चाहिए, इसको भी चाहिए, कहीं भी लगा ऑक्सीमीटर, कहीं लगा के अपना ऑक्सीजन लेवल चेक कर सकते हैं। कोई आसान तरीका होता है, फिंगर में इजीली कैप्चर हो जाता है, तो इसलिए हो जाता है ना। तो आपको क्या याद रखना है बेटा? कि इसीलिए इस पेशेंट के अंदर धीरे धीरे ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज हो रहा था, क्योंकि कोरोना वायरस का इंफेक्शन कर रहा था यहां पे, और यहां पे कर रहा था, उसके खून में ऑक्सीजन नहीं था। अब खून के पास ऑक्सीजन है ही नहीं, तो खून खून बेचारा यहां वहां घूम रहा है आपकी बॉडी में, बिना ऑक्सीजन के घूम रहा है। तो धीरे धीरे इस पेशेंट के हार्ट के पास ऑक्सीजन की कमी होने लग जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन जाएगा नहीं ना हार्ट के पास वापस। अब हार्ट कहेगा भाई साहब मेरे पास ही ऑक्सीजन नहीं है, तो मैं बाकी ऑर्गन्स को कहां से ऑक्सीजन वाला खून पहुंचा दूं? तो हार्ट कहेगा भाई साहब मैं चलता हूं, दुआ में याद रखना मुझे, है ना। हम तो चले दुआ में याद रखना। तो इंसान के लंग्स में इंफेक्शन होने की वजह से लोग हार्ट अटैक से मर जा रहे थे, लेकिन जिनके पास पैसा था वो ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद खरीद के वो आप पता है आपको कि वो अपनी जान बचा रहे थे, ठीक है। मेरी बात अभी बात समझ में आ रही है यहाँ पे? चलते हैं अब इस चैप्टर से। आपको मैंने सारा कुछ पढ़ा दिया कि कैसे कैसे हमारे लंग्स में खून आता है, कैसे होता है, सारी बातें समझ में आ गई। अब जो आप इस लंग्स के नीचे देखो, ये हमारे दोनों फेफड़ों के नीचे ऐसा सी के आकार का, ऐसा सी बनता है ना बेटा, ऐसा सी के आकार का एक और ऑर्गन होता है, इसको कहा जाता है डायफ्राम। डायफ्राम। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, लंग्स से आपको बनने वाले सारे क्वेश्चन करवा दिए, अभी हेडिंग डालो डायफ्राम। क्या होता है ये डायफ्राम? इससे 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, वो भी आपको बहुत ध्यान से समझना है। सबसे पहले डायफ्राम होता कहां है? लिखना बीनीथ लंग्स। बीनीथ एक प्रीपोजिशन है, अगर आपने पढ़ा हो तो। अगर आप ऐसे ऐसे तैयारी करते हैं तो प्रीपोजिशन पढ़ी होगी आपने, तो वहां पे पढ़ा होगा बीनीथ। बीनीथ का मतलब होता है जस्ट नीचे, जैसे मैं यहां पर जाता है डायफ्राम।
डायफ्राम। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, लंग्स से आपको बनने वाले सारे क्वेश्चन करवा दिए। अगली हेडिंग डालो, डायफ्राम। क्या होता है ये डायफ्राम? इससे 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, वो भी आपको बहुत ध्यान से समझना है। सबसे पहले डायफ्राम होता कहाँ है? देखना बीनीथ लंग्स, बीनीथ एक प्रीपोजिशन है, अगर आपने पढ़ा हो तो। अगर आप ऐसे तैयारी करते हैं तो प्रीपोजिशन पढ़ी होगी आपने, तो वहां पे पढ़ा होगा बीनीथ। बीनीथ का मतलब होता है जस्ट नीचे। जैसे मैं यहाँ पर हाथ रख लूं तो ये बीनीथ है, ठीक है? जैसे टेबल के ऊपर बुक रखते हैं तो वो अंडर होता है ना, ऐसा सब आपने पढ़ा होगा ना। तो सुनो, बीनीथ लंग्स, बीनीथ लंग्स मतलब जस्ट नीचे, चिपका हुआ एकदम। तो देखो फेफड़ों के नीचे की तरफ होता है क्या? डायफ्राम। फेफड़ों के नीचे, नीचे होता है। कैसा होता है? सी के आकार का, सी के आकार का, सी शेप ऑर्गन होता है, सी आकार का अंग होता है। किसका बना हुआ होता है? ये एक मस्क्यूलर ऑर्गन है बच्चों, ध्यान से समझना। मस्क्यूलर ऑर्गन क्या होता है? मांसपेशीय अंग है। ऐसा ऑर्गन जो सिर्फ और सिर्फ मांस का बना हुआ होता है, उसमें कोई हड्डी नहीं होती है, उसको हम मस्क्यूलर ऑर्गन कहते हैं, उसे हम मांसपेशीय अंग कहते हैं, है ना? आगे बात समझ में? ऐसा मांस का टुकड़ा है, सिर्फ इसमें हड्डी बड्डी नहीं है, मांस का टुकड़ा है ना? अब ये डायफ्राम करता क्या है? बस इसका काम जरूरी है, तो इसका एफएन यानी फंक्शन लिखो, क्या काम करता है? इट कंट्रोल्स ऑन ब्रीदिंग रेट, इट कंट्रोल्स ऑन, या इट रेगुलेट्स, वैसे रेगुलेट शब्द ज्यादा अच्छा रहेगा, लिखो इट रेगुलेट्स, इट रेगुलेट्स ब्रीदिंग रेट। यह श्वसन की दर पर संतुलन बनाए रखता है, यह श्वसन की दर पर संतुलन बनाए रखता है, या श्वसन दर पर संतुलन बना के रखने का काम करता है। अब ये तो बच्चा किताब में लिखा हुआ है, आपको नहीं समझ में आएगा, अब मैं आपको एक लाइन में समझाती हूँ ये क्या करता है। ये डिसाइड करता है कितना CO2 बाहर जाएगा एक बार में जब सांस छोड़ते हो, और कितना ऑक्सीजन अंदर आएगा। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम ब्रीदिंग रेट कहते हैं, इसी को हम श्वसन दर कहते हैं, इसी को हम ब्रीदिंग रेट या श्वसन दर कहते हैं। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा? डायफ्राम कौन से सिस्टम का हिस्सा है? रेस्पिरेटरी सिस्टम का, श्वसन तंत्र का हिस्सा है। डायफ्राम कहां होता है? किसके आकार का होता है? कैसा अंग होता है? काम क्या है? ब्रीदिंग रेट। यही डिसाइड करता है कितना एयर बाहर जाएगा, कितनी गैसेस बाहर जाएंगी और कितनी गैसेस एक बार में अंदर आएंगी। अब आप लोग बहुत बार मुझसे पूछते हो, क्या पूछता है? क्या आप लोग पूछते हो कि मैम हिचकी क्यों आती है ना? हिकअप्स, हिचकी क्यों आती है? वैसे जनरली बोलते हैं कि कोई आपको याद करता है तो आपको हिचकी आती है, नहीं। हिचकी आने का कारण क्या होता है वो समझो। हिचकी आने का कारण होता है आपके फेफड़ों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गई है, CO2 कम हो गई है कुछ देर के लिए, इसलिए आपको हिचकी आती है। अगर आपको हिचकी आ रही है, आप उठो, लंबी लंबी सांस लो और थोड़ी सी वॉक कर लो 5 मिनट की, हिचकी आना बंद हो जाएगी बेटा, हिचकी आना बंद हो जाएगी। हिचकी आती है जब इस डायफ्राम के पास ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, CO2 ज्यादा हो जाती है, तो आपको हिचकी आती है। कभी करके देखना, जब आपको हिचकी आए तो लंबी लंबी सांस लेना और उस सांस को थोड़ी देर रोक के रखना, है ना? ऐसे लंबी सी सांस लेके बहुत देर तक इस हवा को आपको फेफड़ों के अंदर रखना और फिर छोड़ना सांस को। आपकी 3-4 बार ऐसे करोगे, आपकी हिचकी आना बंद हो जाती है। या डॉक्टर कहते हैं थोड़ा सा हिचकी ज्यादा आती है तो वॉक कर लो, थोड़ा सा घूम फिर लो, तो आपके डायफ्राम के पास जब CO2 की ज्यादा हो जाती है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो आपको थोड़ी देर के लिए हिचकी आना शुरू हो जाती है। और ये हिचकी ब्रेन सिग्नल देता है कि भाई साहब हिचकी आ रही है, यानी कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। अभी ऑक्सीजन की कमी बहुत ज्यादा कमी ना हो जाए, तो थोड़ा सा पानी वानी पियो, लंबी सी सांस लो या यहाँ वहाँ चलो, है ना? तो उससे क्या हो जाता है? आपने देखा होगा कि बूढ़े बुजुर्ग लोग वो कहते हैं कि जब हिचकी आती है तो कुछ मीठा खा लो, हिचकी बंद हो जाती है। पता है ऐसा क्यों कहते हैं? इसके पीछे भी साइंस है। क्योंकि बेटा जब हिचकी आती है इसका मतलब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, हल्की सी माइन्यूट सी हल्की सी ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ऑक्सीजन की कमी है इसका मतलब आपकी बॉडी में एनर्जी की कमी है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करता है? एनर्जी बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ के। तो आपकी बॉडी में हो सकता है हल्की सी एनर्जी की कमी हो सकती है, आप कुछ समय मीठा खा लो, मीठे में एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। चीनी भी खाते हो, गुड़ खाते हो, तो क्या हो जाता है? आपकी हिचकी आना मतलब उस समय क्या होता है? आपकी बॉडी में एनर्जी की कमी ना हो, इसलिए बोलते हैं कि थोड़ा सा मीठा खा लो, ठीक है? चल, तो ये आपको याद रखना है हिकअप्स वाला पॉइंट। और अब ये मैंने डायफ्राम आपको पढ़ा दिया है, इस डायफ्राम से थोड़े से क्वेश्चन और बनते हैं, वो कल की क्लास में पढ़ेंगे। और कल की क्लास में बस इसमें कुछ डिजीज पढ़ाएंगे, कुछ नोट डाल के पॉइंट लिखवाएंगे और आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम खत्म हो जाएगा। मैम मुझे हिचकी आती थी तो मैं सोचता था मेरी गर्लफ्रेंड याद करती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों? आपके बगल में आपकी गर्लफ्रेंड बैठी होती है तब आपको हिचकी नहीं आती है क्या? हैं? ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आपको कोई याद कर रहा होता है तो आपको हिचकी आती है। हिचकी आने का मतलब आपके डायफ्राम ने सिग्नल दिया है कि भाई साहब ऑक्सीजन की कमी हो रही है, धीरे-धीरे CO2 ज्यादा हो रहा है आपकी बॉडी में, ठीक है? ओके? याद रखोगे? हाँ, याद करने से कोई हिचकी नहीं आती है, इसका कोई यहाँ पे साइंस में कोई योगदान नहीं है याद करने से हिचकी आना। कल इस चैप्टर को हम खत्म करके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवा देंगे और परसों से अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है? मैं VOD क्लासेस अवेलेबल करवा दीजिए। अश्विनी बेटा अलग से है VOD बैच, आप वो परचेज कर सकते हैं, है ना? पानी पीना चाहिए, हिचकी आती है तो पानी पीना चाहिए। मैं कब कह रही हूँ? मैंने सुना है पेरिस ड्राई होने से हिचकी आती है, तो बात तो वही है ना बेटा, ऑक्सीजन नहीं जा रहा है। मतलब मैंने कहा ना आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो वो ऑक्सीजन की कमी से हिचकी आती है, वो ऑक्सीजन की कमी कहीं हो सकती है, पेरिस में हो सकती है, लेरिंग्स में हो सकती है, कहीं हो सकती है, ठीक है? जब हिचकी आती है तो आप बोल भी तो अच्छे से नहीं पाते हो, अगर आप कुछ बोलना चाहते हो तो। क्यों? क्योंकि बोलने के लिए भी तो हवा चाहिए। अरे भैया बोल, आवाज कब बनेगी? जब हवा आएगी, हवा किससे वाइब्रेट करेगी? वोकल कॉर्ड्स, तो वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होंगे, आपकी आवाज निकलेगी।